राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। शिक्षण अभिरुचियां जो अभिक्षमता है उसका हमारा ये 10वां मॉडल पेपर है। लेकिन ये 10वां मॉडल पेपर है वो सभी मॉडल पेपरों से क्या है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है। आप कहेंगे वो कैसे? साथियों, जो आपका बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की बात कर रहा हूं, यहाँ पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्री बीएसटीसी का साथियों एग्जाम हुआ था 2008 का, कौन सा? प्री बीएसटीसी 2008 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन छपे थे शिक्षण अभिरुचि के, आज हम उनको देखने वाले हैं। यानी कि 2008 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्री बीएसटीसी के अंदर जो शिक्षण अभिरुचि का पेपर आया था 50 क्वेश्चन, वो कैसे आए थे उनको देखेंगे। तो साथियों बहुत ही आपको नॉलेज मिलेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में आखिरकार कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों अगर आपका सहयोग रहा तो इस एक्सप्रेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा। हिंदी की बात की मैंने, देखिएगा दोनों की बातें जो भी वहां वोटिंग अभी तक चल रही है तो वो तो निर्णय ले लिया जाएगा जब कंप्लीट करेंगे हमारे द्वारा तब। लेकिन साथियों देखिएगा, इसके मैं आपको 2008 से शुरू कर रहा हूं लगभग 2017 या 2018 तक, क्योंकि 19 का पेपर नहीं मिला था, आप सबको पता है। तो 18 या 17 तक के मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा कि पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए थे। यानी कि आप कह सकते हैं 9 से 10 दिन तक अभी क्या चलेगी, ये एक्सप्रेस चलेगी। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं चलेगी, इसके लिए क्या चाहिए? आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से। ये 2008 का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और साथियों जो हमारा शिक्षण अभिरुचि का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका। जो भी टॉपिक थे वो टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिए। कई दिन एक्सप्रेस चलाई, 25-25 क्वेश्चन भी किए, इनके बहुत सब कुछ कर चुके हैं। अब ये 8 या 9 प्रीवियस ईयर पेपर हॉल करेंगे, उसके बाद आप 140 प्लस लाने के क्या हो, काबिल हो, योग्य हो। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका प्रश्न नंबर पहला आपके सामने 100 होगा। टोटल 50 प्रश्न है तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा पेज लेंगे। साथियों क्वेश्चन 100 करने से पहले मेरी बात सुन लो, वास्तविकता क्या है। साथियों ये तो एग्जाम के अंदर आए हुए 50 क्वेश्चन है, तो यहां पे तो ट्राई करोगे। अगर आपके एग्जाम माना कि 2008 में आए थे, लेकिन ये 2020 में आ जाते तो आपके कितने राइट होते? तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है जिसपे 1 से 50 तक सीरियल नंबर लगा देने हैं। और पहले में आप क्या बता रहे हो, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, कितने राइट हुए, परफेक्ट। धोखा नहीं करना है खुद के साथ, बाकी अपनी जो वास्तविकता है उससे परिचित हो जाइए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, अभी तक आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने 100 हो गया है। फटाफट से करेंगे बिना टाइम वेस्ट क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो टाइम क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो हम थोड़ा सा क्या तेजी से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना भी तेज नहीं कि आपको समझ में ना आ सके। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा। पहला प्रश्न साथियों हुब टू हुब जैसे प्रश्न वहां पे छपे हुए थे 50 प्रश्न 2008 के पेपर में, वही के वही यहां पे लिए गए हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। और यहां पे जो भी आंसर बताए जाएंगे, आंसर हो सकता है आपको कुछ डाउट लगे कि यह आंसर तो इसका नहीं होना चाहिए। साथियों पहले क्या होता था, 2019 की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले बीएसटीसी क्या करता था, अपना पेपर देता था। 2019 में पेपर नहीं दिया, वापस ले लिए गए थे। और पेपर देने के बाद लगभग क्या रिजल्ट से महीने या कुछ थोड़े टाइम पहले क्या करता था, आंसर की जारी करता था। तो उन्हें पेपर और आंसर की के मिलान करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर टिक किया जा रहा। तो ये जो बीएसटीसी ने इसका जो आंसर बताया वही आंसर यहाँ पे हम आपको बताएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहा गया है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य। साथियों एक बालक होता है ना, बालक की नींव जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक होते हैं फर्स्ट लेवल के, उनके द्वारा, हाँ लेवल फर्स्ट रीट वाले भाई, ठीक है, तो उनके द्वारा निर्मित होती है। तो उसका कार्य क्या है, अध्यापक बालक की नींव है वो मजबूत करता है। उसका क्या कार्य, अध्यापक का कैसा काम रह रहा होगा, बोझिल काम है उसका, इजी काम है, फटाफट से नींव बना देगा, कठिन काम है या फिर महत्वपूर्ण काम है। साथियों बिल्कुल यहां से जो भी डी बता रहे हैं वो क्या हो गए, राइट हो गए। साथियों अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका है बालक के विकास के अंतर्गत। बालक का जो विकास है उसकी जो नींव है वो नींव कौन मजबूत करता है, प्राथमिक अध्यापक। तो ये इसका क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहां से जिसने भी डी बताया वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व। साथियों आप कक्षा केंद्र पढ़ाने जा रहे हैं, आपका पीरियड है, मैं ऐसा कह सकता हूं आपका कालांश है। उससे पहले आप क्या करेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूंगा। जो आपका चपरासी या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है जो विद्यालय में काम करता है, उससे कहेंगे कि मेरे को 10-15 मिनट बाद बुलाना, अभी मत बुला। या फिर दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे कि आप कैसे लग रहे हो, क्लास में जा रहे हो तो। या फिर आज के पाठ की शिक्षण सामग्री साथ लेके जाऊंगा। आज आपको जो भी पढ़ाना है उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको आप साथ में लेके जाएंगे। या अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा, किस प्रकार पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस प्रकार समझाना है, वो सब आराम से अच्छे से तैयारी करके फिर कक्षा के अंदर जाएंगे। साथियों यहां से कौन राइट हो गए, डी वाले फिर एक बार राइट हो गए।
साथियों देखिएगा, शिक्षण सामग्री साथ लेके जाओ साथियों, वो बच्चों के पास भी है, लेकिन साथियों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। आपको आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई क्लास में जाके आप भी उन बच्चों के समान हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता नहीं है क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको डी आंसर क्या बताना है, राइट बताना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपसे क्या कह रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए कहेंगे। साथियों आप एक टीचर हो, मान लिया आप टीचर हो और टीचर के अंदर क्या हो, आपका पुत्र है, उसको भी आप क्या टीचर बनने के लिए कहेंगे, यानी कि आप शिक्षक हो तो क्या आप अपने पुत्र को भी शिक्षक बनने का कहेंगे कि शिक्षक है वो एक शांतिपूर्वक कार्य है, समाज के अंदर अच्छा है, आदर्श व्यक्ति माना जाता है शिक्षक, भारत के भावी नागरिकों का निर्माण करता है, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या आप ऐसा उसे कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसमें कुछ नहीं रखा है, यहाँ वो स्वेच्छा से अगर वो खुद बनना चाहता है तो वो बन सकता है, या फिर कह नहीं सकते कि मैं कहूंगा या नहीं कहूंगा, या फिर फिक्स है कि मैं तो कहूंगा कि बेटा शिक्षक बन जाइए। तो साथियों यहाँ पे राइट कौन सा होगा, डी आपको कहना है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे, अपने पुत्र को भी शिक्षक बनने का कह सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, डी आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, जो बीएसटीसी 2008 ने आंसर की जारी की थी उसने आंसर डी को राइट माना था, डी वालों को 3 नंबर दिए थे। तो यहां से डी आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट। यहां पे मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा सब आंसर की के अकॉर्डिंग है। उसके बाद चलते हैं अगला, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक देखिएगा, शिक्षण क्या है, एक पारस्परिक क्रिया है। किन किन के पारस्परिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य होगा। तो किन के मध्य है शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया, शिक्षक और माता पिता के मध्य शिक्षण होता है, छात्र और शिक्षक के मध्य शिक्षण होता है, छात्र और छात्र के मध्य शिक्षण होता है, शिक्षक और शिक्षक के मध्य शिक्षण होता है। साथियों शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्रिया कौन सी है। हाँ, कमेंट देख पा रहा हूं आपके, बहुत ही अच्छे से जवाब आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बी वाले राइट हो रहे हैं, बिल्कुल क्या, बी वाले राइट हो रहे हैं। छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक क्रिया है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, शिक्षण नाम देते हैं। भाई क्या करता है, शिक्षक और छात्र दोनों आपस में मिलकर इस कार्य को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, किसको, शिक्षण को। तो यहां से बी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। मेरे हिसाब से साथियों आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्न जा रहे होंगे, ज्यादा राइट हो रहे होंगे। कोशिश करना है कि 50 में से कम 42-43 तो ठोक के आ ही जाओ, ठीक है, इतने तो करना ही है। तो क्या करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे जी जान लगा के। देखिएगा, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। साथियों यहाँ पे जो 2008 का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर सिर्फ आपसे राय मांगी गई थी। क्या राय मांगी गई थी, आपके अनुसार, आपकी राय के अनुसार, आपके मतानुसार, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपका दिमाग क्या है। सामने वाला एग्जामिनर आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, उस माइंड को चेक करना चाहता है कि इसका क्या नॉलेज है, इसकी सोच है वो कहां तक जाती है। तो पहले से बता दूं, सोच को शिखर तक ले जाना है, ठीक है, पॉजिटिव वे के अंदर। तो साथियों आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कक्षा के अंदर जो संप्रेषण हो वो संप्रेषण का गुण कैसा होना चाहिए वो आप बताएंगे। कठिन होना चाहिए, भाई कठिन होगा तो समझ में नहीं आएगा। सामान्य नॉर्मल होगा, अच्छी बात है, नॉर्मल हो तो, व्यापक हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रोचक हो, उसके अंदर सामने वाले की रुचि और वो ध्यान लगा के सुन रहा है, हाँ भले मुंह में मक्खियां जा रही है लेकिन वो क्या अच्छे से सुन रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा, यहां से सी आंसर राइट हो जाएगा। कक्षा का जो संप्रेषण है वो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। जिस भी भाई भाई ने सी आंसर बताया वो क्या है, राइट है। लेकिन इतना भी भाई ध्यान मत लगाना कि मुंह में मक्खियां चली जाए, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी राय में देखिएगा, मैंने कहा आपसे राय मांगेगा, राय अच्छे से देनी है, सोच समझ के। यहाँ पे याद करने जैसा कुछ नहीं है, सोचना है अच्छे तरीके से। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। हमने पढ़ा था अंतर्वैयक्तिक संबंध की, एक शिक्षक को निम्न लोगों से क्या करने चाहिए, संबंध बनाने चाहिए। तो उस संबंध का आधार क्या है, किस आधार पर वो संबंध बनाता है। जिन दोनों के विचार मिल रहे हैं वो दोनों आपस में समान हो जाएंगे। भाई ये मूवी नहीं है, ये शिक्षण अभिरुचि है, मूवी नहीं है कि आपने देखते हो लड़के के गुण समान है, लड़की के गुण समान है, दोनों ने शादी कर ली। भाई यहाँ पे ये मूवी नहीं है, क्या है, शिक्षण अभिरुचि है, मनोविज्ञान है। तो विचारों की समानता सही है, लेकिन काफी हद तक ज्यादा सही कौन सा है, क्षेत्रवाद या फिर शिक्षा या रुपया पैसा जिनके पास ज्यादा है उनको संबंध रखने चाहिए। साथियों जो शिक्षा है वो शिक्षा क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। तो यहां से सी आंसर वाले राइट हो जाएंगे। शिक्षा के बल पर आप अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाते हैं। शिक्षा आपका जो विद्यालय
विद्यालय है, विद्यालय से संबंधित, विद्यालय से असंबंधित सभी लोगों से आप क्या करते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध रखते हैं। ये मैं चीज आपको अंतर्वैयक्तिक वाले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा चुका हूं। तो यहां से सी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। मेरे जो भी भाई बहन यहाँ पे नए हैं उनको बता दूं, शिक्षण अभिरुचि का पूरा सिलेबस हो चुका है, 6 टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं और लगभग 9 है वो क्या करा दिए गए, मॉडल पेपर करा दिए गए। ये 10वां मॉडल पेपर यानी कि लगभग कह सकते हैं 17 से 18 क्लासेज आपकी शिक्षण अभिरुचि की हो चुकी है। तो एक बार अगर आपने वो नहीं देखी है तो रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। ये कथन है साथियों, जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका उद्देश्य इसने कहा है कि जो छात्राध्यापक होते हैं उनके मध्य जो शिक्षण कौशल है, उनको किस तरह से पढ़ाना है, उनका जो कौशल है, स्किल है, उसका क्या करना, डेवलप करना है। ये कथन क्या सही है? आप कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर आंशिक सत्य, थोड़ा बहुत सत्य है, या असत्य पूरा गलत है, या फिर एकदम सत्य है। बताएंगे साथियों क्या हो जाएगा, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, वहां पे आपको जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कौशल है उसका विकास करने के लिए होता है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या राइट हो जाएगा, डी राइट होगा। ये बात एकदम क्या है, सत्य है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो प्रशिक्षण होता है, वो छात्राध्यापकों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनके क्या हो सके, शिक्षण कौशल का विकास हो सके। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया वो क्या हो गए, वो मेरे भाई बहन राइट हो गए। बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, आप अपने विद्यालय को सदैव आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। साथियों ये कथन कैसा है वो बताना। आप है ना, आप क्या करते हैं, अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि आपको इसके पीछे का पढ़ाने का कारण क्या है, क्योंकि आपको इसके अंदर विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप इसको पढ़ाते हैं। साथियों बताएंगे यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंशिक नहीं, प्राय नहीं, नहीं यहां। साथियों देखिएगा, शिक्षण अभिरुचि जब आप पढ़ो तो खुले दिमाग से सोचना है कि आप बच्चों को अगर परंपरागत विधि से पढ़ा रहे हो ना, तो उसके मध्य आपका पीछे टारगेट ये नहीं कि आपको यहां पे मेहनत कम करनी पड़े। ये बात गलत है, यानी कि प्राय ऐसा नहीं होता है। क्या प्राय ऐसा नहीं होता है कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं हो इसलिए आप उनको परंपरागत विधि से पढ़ाओ, लेकिन आपका यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि उनको अच्छे से क्या आ सके, समझ में आ सके, जो आपका संप्रेषण है वो संप्रेषण सफल हो सके, इसलिए आप उन्हें परंपरागत विधि से पढ़ाते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राय नहीं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं क्या कि बच्चों को परंपरागत विधि से पढ़ाया जाए ताकि क्या हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पे आप प्राय नहीं करेगा, ठीक है, एकदम नहीं भी तो नहीं है। जो बीएसटीसी 2008 ने इसका सही आंसर माना, 3 नंबर किसको दिए थे, प्राय नहीं वालों को दिए थे। तो यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्राय नहीं। ऐसा है वो नहीं किया जाता है हमारे द्वारा, लेकिन कभी कभी देखिएगा क्या हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन यहां से जो ज्यादा सही है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पहले से ही क्वेश्चन आ चुका है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आ चुके होंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर से भी एक दो अच्छे से क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवाए थे। तो एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ, एक शिक्षक है विद्यालय में और भी उसके साथ जो साथी काम कर रहे हैं उनके साथ उसकी किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बताएंगे साथियों, नकारात्मक होनी चाहिए, आलोचनात्मक, उनकी आलोचना करे या फिर उनका सहयोग करे, या फिर रचनात्मक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। साथियों क्या राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक राइट हो जाएगा। साथी अध्यापकों के साथ कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए क्योंकि वो सब क्या है, एक दूसरे के सहयोगी है। तो यहां से सी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, फिर से राइट हो गए, और हमें राइट ही होना है भाई, क्या राइट ही होना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। साथियों जो भी लास्ट जुड़े हैं उनको बता दूं, हम 2008 का पेपर हल कर रहे हैं। 2008 के अंदर जो भी प्रश्न आए थे उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो बीच में जुड़े हो तो भाई हो सकता है 10% छूट गए, तो उनको भी देख लेना, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों विद्यालय है वो समाज का एक छोटा सा रूप है, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल साथियों, मैंने बताया था समाज विभिन्न उपतंत्रों से मिलकर बना है, तंत्रों से मिलकर बना है, और उसके अंदर क्या विद्यालय भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सी बताने वाले क्या हो गए, राइट हो गए। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है कि विद्यालय क्या है, समाज का छोटा सा रूप है। तो यहां से सी आंसर वाले क्या हो गए, सही हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है,
कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीक से पूर्व अध्यापक को विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। साथियों, जब भी आप पढ़ाने लगो, जिस भी चीज को टच करो, क्या करो, हाँ, चौक पेन कॉपी जो भी उठाओ, बुक लेके पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो विषय वस्तु, आप जिस चीज के बारे में पढ़ाने चाह रहे हो उसको आप पहले से स्पष्ट कर देना चाहिए। साथियों, मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूंगा कि साथियों, आज हम 2008 का मॉडल पेपर हल करेंगे और 2008 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या ये सही है, ऐसा करना चाहिए वास्तव में? आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है या फिर असत्य है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या हो जाएगा, ये सत्य है, ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान हो सके, बोध हो सके कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। तो क्या करेंगे, विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। तो यहां से बी आंसर क्या हो गया, बी आंसर राइट हो गया और बी बताने वाले भी क्या हो गए, बी आंसर तो राइट हुआ लेकिन बी बताने वाले भी राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? साथियों, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ध्यान रखना, मेहनत कर रहे हो दिन रात तो ही शिक्षक बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। आपके सपने हैं वो सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे, हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। अगर उनको हकीकत में बदलना है तो मेहनत कीजिएगा। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? आप ट्यूशन करके बहुत धन कमाना चाहते हैं। आपके अंदर क्या है इच्छा कि मैं ट्यूशन कराऊंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा। ठीक है, करा के होगा। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं इसलिए आप शिक्षक बन सकते हैं। भाई, आपके बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, लेकिन दूसरों के बच्चों को पढ़ाना क्या थोड़ा सा कठिन है? तो क्या इसके लिए आपने शिक्षक बनना तय किया है? शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, शिक्षण के अंदर मेरी रुचि है, शिक्षण कार्य मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आपने किया है। या फिर आपको कोई अन्य नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए आप ये तय कर रहे हैं। साथियों, देखिएगा, कभी भी हालातों से समझौता मत करो, परिस्थितियों का रोना छोड़ो। क्या करो, परिस्थितियों का रोना छोड़ो। उनसे ये मत करो कि दूसरी नौकरी नहीं है इसलिए शिक्षक बन जाओ। जो आपकी रुचि है, जिस फील्ड में रुचि है उसके लिए मेहनत करो और उसे हासिल करके ही रहो। तो यहाँ पे अगर आप शिक्षक बनेंगे तो क्या होगा, आपको शिक्षण कार्य क्या है, अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप शिक्षक बन रहे हैं। तो यहाँ से सी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो आपको क्या कह रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है तो भाई दीजिए इसको जवाब। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, जो शिक्षण व्यवसाय है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या, अच्छी आपको किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश होनी चाहिए नेता वगैरह की, तभी आप पढ़ा पाएंगे। शिक्षण अभिवृत्ति वाला जो टॉपिक है, बच्चे कैसे होते हैं कैसे नहीं, बच्चों के बारे में, पढ़ाने के बारे में, शिक्षण की विधियां हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपके 10th या 12th या जो भी आप बैचलर डिग्री की है उसके अंदर अच्छे प्रतिशत होने चाहिए, उच्च अंकों का प्रतिशत होना चाहिए। कोई उच्च अंकों का प्रतिशत मायने नहीं रखता, ये क्या है, सिर्फ कागजी डिग्रियां हैं। क्या है, कागजी डिग्रियां हैं। लेकिन इंसान गुण कैसे हैं, उसके आदर्श कैसे, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ज्ञान है, किस किस विषय पर उसका अधिकार है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में सी राइट हो जाएगा कि शिक्षण अभिवृत्ति है वो क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां से जिसने भी सी बताया वो भाई बहन हमारे राइट हो जाएंगे। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या कह रहा है आपसे। आपके मतानुसार, आपके राय दनिए कि एक शिक्षक का मौलिक गुण है। साथियों, आपके मतानुसार, आपकी राय के अनुसार शिक्षक का मौलिक गुण कौन सा है? 4 गुण दिए, इन 4 गुण में से उसका मौलिक गुण कौन सा है वो आपको बताना है। हंसमुख स्वभाव, शिक्षण है वो हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए, या फिर आपसे क्या पूछा है, या फिर आपसे का आकर्षक वेशभूषा, उसके कपड़े है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। साथियों, शिक्षक की बात की है और जब भी शिक्षक की बात करें तो शिक्षा से संबंधित बात सबसे पहले आएगी। अगर सामाजिक विकास की बात आए तो हम अच्छा व्यक्तित्व कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शिक्षक का मौलिक गुण पूछा तो शिक्षक को शिक्षण विधियों का क्या ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा और क्या कर पाएगा, समझा पाएगा। तो यहां से जिसने भी डी बताया वो हो जाएंगे राइट। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। साथियों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपको पता चल जाए ना, अंदाजा लग जाए, आइडिया लग जाए ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तगड़ा स्कोर कर पाएंगे। नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या माना गया है? प्रशंसा कीजिएगा, आप अच्छा तरीके से नेतृत्व कर पाएंगे। सेवा की इच्छा रखोगे तो आप नेतृत्व कर पाएंगे। समूह का हित सोचोगे, समूह की भलाई सोचोगे, अपने अनुयायियों का भला सोचोगे तो आप नेतृत्व कर पाएंगे। कुछ नहीं कह सकते कि नेतृत्व कैसे किया जा सकता है। भाई क्यों कुछ नहीं कह सकते हो? पूरा एक पार्ट पढ़ाया है आपको नेतृत्व के ऊपर, पूरी एक घंटे की क्लास हुई है, फिर भी आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो बात गलत है। कुछ तो कहना है, ठीक है, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूह का हित हो जाएगा।
समूह का हित हो जाएगा। नेतृत्व का जो बुनियादी आधार है वो क्या होता है, समूह का हित होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो, साथियों विद्यालय के अंदर बहुत सारे अध्यापक होते हैं, लेकिन जो छात्र होते हैं वो विद्यालय के अंदर उसी अध्यापक का अनुसरण करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं जो क्या हो, उनके आदर्शों के समान हो, उनके विचार मिले, उनके गुण लगे, उन्हें अच्छा लगे कि ये शिक्षक बहुत अच्छे हैं, आदर्श अच्छे हैं, उनके गुण अच्छे हैं, या फिर जो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए जिससे मिलना अच्छा लगे उनके जैसा बनना चाहे, या जो दिखने में सुंदर हो उनके जैसा बनना चाहते हैं। साथियों आदर्श गुण, क्या आदर्श गुण शिक्षक की पहचान होती है, और अगर ये गुण शिक्षक के अंदर है तो उसके जो विद्यार्थी होंगे वो भी क्या उसके जैसा बनना चाहेंगे। तो यहां से उनके आदर्शों के समान हो, अगर वो विद्यार्थियों के आदर्शों के समान है, विद्यार्थियों को उनके आदर्श पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनके गुणों से वो प्रभावित है, तो क्या होंगे यहां से वो उनके जैसा बनना चाहेंगे, उनको अपना रोल मॉडल मानेंगे। तो यहां से क्या ए आंसर राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है, दीजिए भाई आपकी राय दीजिएगा। राय आपसे पूछी गई तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन इस खामोशी के पीछे भी एक तूफान छुपा हुआ होगा। तो बताओ भाई आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है। साथियों नागरिकता, और नागरिकता के अंदर कहा गया कुशल नागरिकता। साथियों आप एक कुशल नागरिक बन गए, इसका मतलब क्या होगा, अधिकारों को आपने प्राप्त कर लिया है, बुराइयों से आप लड़ना सीख गए, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, आप सबके कल्याण हेतु चिंतन कर रहे हैं, तभी आप एक कुशल नागरिक कहलाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो भी भाई बहन यहां से सी बता रहे, नागरिक किसे कहा जाएगा, जो अपने कर्तव्यों का क्या करे, पालन करे। कुशल नागरिक जो अपने कर्तव्यों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को क्या कर रहा है, अच्छे से निभा पा रहा है। तो यहां से सी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल साथियों क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। साथियों ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या ध्यान से पढ़िएगा। हमने पहले मेरे हिसाब से एक ऐसा एक क्वेश्चन किया था, लेकिन आज ये कुछ अलग वे में आ रहा है कि अच्छे नेतृत्व। देखिए एक तो होता है सिर्फ नेतृत्व, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है फर्क है, देखिएगा। अगर मैं लिखूं अच्छे नेतृत्व के लिए गुणों का, किन गुणों का आवश्यक है, क्या मैं लिखता हूं अच्छे नेतृत्व के लिए किन गुणों का आवश्यक है। देखिए अब लिखा हुआ नेतृत्व के लिए विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है, तो आप नेतृत्व विद्यालय में भी कर सकते हैं, खेल के मैदान में भी कर सकते हैं, घर पे तो किसका नेतृत्व करोगे, नहीं कर सकते। यानी कि आप खेल के मैदान में भी नेतृत्व कर सकते हैं और विद्यालय में भी कर सकते हैं। अब नेतृत्व तो हम विद्यालय में कक्षा से सीख सकते हैं, खेल के अंदर क्या कैप्टन वगैरह बन के सबका नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन जब बात आए अच्छे नेतृत्व की, सबसे अच्छा नेतृत्व है वो आप कहां पर कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, खेल के मैदान के अंदर। विद्यालय में आपको इतनी कोई दादागिरी करने नहीं देगा, ज्यादा अच्छा नेतृत्व करने गए तो क्या होगा, टीचर आएगा 2 चाटे मार के चला जाएगा। तो साथियों सबसे अच्छा देखिएगा, विद्यालय वाले भी राइट है, कक्षा का जो मॉनिटर होता है, जो कक्षा का क्या नायक होता है वो नेता ही कहलाता है। लेकिन आपको अच्छा नेतृत्व पूछा गया है, और जो बीएसटीसी 2008 में मैंने आपको बता दिया है, जिसने आंसर की जारी की थी उसके अनुसार मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं, तो उसने आपको यहाँ पे बी आंसर राइट माना। बी आंसर वालों को 3 नंबर दिए थे। एक अच्छा नेतृत्व आप खेल के मैदान के अंदर सीख सकते हैं। तो यहां से जिसने भी बी बताया वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे साथियों एक शिक्षक है, शिक्षक को अपने कार्य के अंदर क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो इससे क्या होता है भाई, क्या फायदा होगा, निपुण होने चाहिए। छात्र शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर शिक्षक को सब कुछ पता है, वो अपने कार्य के अंदर निपुण है, तो छात्रों की भलाई होगी, छात्र भी उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र है वो नियंत्रण में रहेंगे। छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए आएंगे और आपको पैसा मिलेगा। छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा। छात्रों को क्या मिलेगा, उचित नेतृत्व मिलेगा। वो क्या है, अपने कार्य में निपुण है, तो छात्रों को हैंडल भी कर पाएगा और उनको जानकारी भी दे जाएगा, उनका क्या कर पाएगा, नेतृत्व कर पाएगा। और जब भी बात नेतृत्व की आती है तो यहाँ पे क्या, समूह के हित की भावना, उनके हित की भावना, उनको प्रेरित करना, सब कुछ नेतृत्व में क्या होता है, शामिल होता है, क्योंकि ये क्या है, नेतृत्व के गुण है। तो यहाँ से डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाते हैं, राइट हो जाएंगे आंसर डी वाले, कि इससे छात्रों को नेतृत्व मिलेगा और यहाँ पे जानकारी प्राप्त भी कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेरणा का गुण आता है नेतृत्व के अंदर, वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो उनको जानकारी भी मिल पाएगी। यानी कि डी क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। 3 नंबर ले जाएंगे आप। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है। साथियों जो अच्छा अधिगम है
वो अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है, आप किसी को अच्छे से समझा पा रहे हैं, आपका जो भी अधिगम है वो सरल है, बोधगम्य है, सामने वाला उसको समझ पा रहा है, तो इस पे किस बात पर निर्भर करता है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो समझ पा रहा है। विद्यार्थियों की सीखने की इच्छा पर, विद्यार्थियों की सीखने की कैसी इच्छा है उस पर निर्भर करेगा, शिक्षक कैसा है उस पर निर्भर करेगा, प्रभावी शिक्षण तकनीक पर आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, प्रभावी हो रहे हैं, जो आपके प्रभावी तकनीक है शिक्षा की आप अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, आपके जो भी क्या है शिष्य है विद्यार्थी वो प्रभावित हो रहे हैं तभी वो सीख पाएंगे। आपका कक्षा कक्ष क्या है, आकर्षित है, आकर्षण कक्षा कक्ष है। तो साथियों प्रभावी शिक्षण तकनीक पर क्या एक अच्छा अधिगम क्या करेगा, निर्भर करेगा। अच्छे अधिगम के लिए आपको प्रभावी शिक्षण विधि का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां से सी वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। और अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है। बताओ साथियों, आपके राय मांगी जा रही है कि जो सेवारत शिक्षण होते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, ठीक है, शिक्षकों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कहते हैं कि ये क्या है, अभिमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है, कौशल विकसित करने का अच्छा तरीका है। तो यह कथन सत्य है क्या, बताएंगे ये कथन क्या सत्य है, क्या अनिश्चित है, असत्य है, सत्य है या आंशिक सत्य है। साथियों ये सच बात है, क्या है, सत्य है। तो यहां से सी आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाते हैं, सी आंसर वाले भाई बहन राइट हो जाते हैं कि गुरुजी ये बात तो क्या है, हाची बात है, बिल्कुल कहीं भाई हाची बात है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहां से 22वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपके मतानुसार मत देते जाओ भाई आप, ठीक है, अपने विचार आज के आज सब बता दो, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है। साथियों आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक कौन सा होगा, जिसके जाना जाता है, जिसमें उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की, बच्चों जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास कर सके, बच्चों को अंदर किसी से देख देख कर नकल करने की भावना विकसित कर सके, उच्च आदर्शों की नकल, ठीक है, और बच्चों को जो आज्ञाकारी बनाए, बच्चों को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके, वो अच्छा शिक्षक होता है। या फिर बच्चों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है, वो एक अच्छा क्या होगा, शिक्षक होगा। बिल्कुल साथियों, बच्चों में अगर वो स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता का विकास कर सके तो क्या होगा, हमारे मतानुसार वो एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। बच्चे अपना भविष्य खुद निर्धारित कर पा रहे हैं, स्वावलंबी बन पा रहे हैं। तो यहां से डी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए। साथियों अध्यापक चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी है, और ये चाहना ही चाहिए, चाहता क्या, ये कंपल्सरी है, ऐसा करना चाहिए कि उसके बच्चे हैं वो समाज के अंदर उचित स्थान प्राप्त कर सकें, कि समाज के अंदर उनका मान सम्मान वो सामाजिक रूप से क्या हो सके, परिपक्व हो सके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें अनुशासित बनाना चाहिए, उन्हें समाज के दृष्टिकोण, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, समाज के साथ उनका जुड़ाव कीजिएगा, उनके उन दृष्टिकोणों का विकास कीजिए। यहाँ पर उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, ट्यूशन लगाओ, ताकि वो समाज में अच्छे बन सके। परिवार और समाज की संपूर्ण जानकारी और पृष्ठभूमि बताए। जो परिवार है हमारा और जो समाज है उसकी, जो हमारे समाज के अंदर जानकारी है उसकी पृष्ठभूमि बताने से, सिर्फ पृष्ठभूमि बताने से क्या समाज में स्थान मिल जाएगा, नहीं भाई, क्या करना पड़ेगा, उनका समाज में स्थान की बात की तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन है, ज्यादा गलत होंगे, हताश नहीं होइएगा, लेकिन लास्ट में आपके स्कोर जरूर बताइएगा ताकि मेरे को पता चल सके कि अभी तक कितनी मेहनत करने क्या है बाकी है, कितनी क्या मुट्ठी पर नापी है या अभी तक पूरा आसमान नाप लिया, ये तो लास्ट में पता चलेगा। आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैं आपको ये क्या क्यूज करा रहा हूं और आपके सभी के आंसर गलत आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको भला बुरा कहूं, आपको सजा दूं, आपकी अवहेलना करूं, आपके माता पिता को शिकायत कर दूं कि भाई इनको कुछ आता ही नहीं है, या मैं जो टॉपिक में पढ़ा रहा था उसको मैं एक बार पुनः पढ़ाऊं ताकि आपका जो आंसर गलत आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आया है, तो एक बार आप पुनः उसको समझ सके और अच्छे से आपको वो चीज का नॉलेज हो चुके। बिल्कुल साथियों, 24वें के अंदर क्या राइट हो जाएगा, आपका डी राइट हो जाएगा। कक्षा में आप क्या करेंगे, उस पार्ट को दोहराएंगे, दोबारा बताओ उनको क्यों आ रहा है, सबके आंसर गलत आ रहे हैं, मतलब क्या किसी को समझ में नहीं आया, एक को समझ में नहीं आया, दो को नहीं आई बात लग रही है, लेकिन सबको समझ में नहीं आया, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ क्या कमी रह गई है। तो आप क्या करो, उसको दोबारा समझा दो। तो यहां से डी आंसर क्या हो गया, राइट। अब हमारे 50% चल गए भाई, एक सीकर पर चढ़ने वाले हैं और सीकर की आधी ऊंचाई को हम क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। साथियों आपको पूछा गया है कि आपकी राय के अंदर एक शिक्षक है, वो अगर नेतृत्व करना चाहता है, उसके अंदर नेतृत्व का गुण है, तो उस नेतृत्व हेतु कौन सा गुण सबसे ज्यादा आवश्यक है वो पूछा है।
उसकी प्रकृति है वो लज्जाशील होनी चाहिए, साहसी व्यक्ति होना चाहिए, वो उसका कद ऊंचा होना चाहिए, 7 फुट या 7.5 फुट का होना चाहिए, या फिर वो बहिर्मुखी गुण होने चाहिए, उसके अंतर्गत वो समाज को एक नई दिशा दे सके, अपने अनुयायियों का भला कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर राइट होगा डी, उसके अंदर बहिर्मुखी गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहिर्मुखी गुण होने चाहिए। तो यहाँ से डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, डी आंसर वाले भाई बहन राइट हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की और जो आपसे क्या कह रहा है, बिल्कुल साथियों 26 है, 50 तक जाने वाले हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहा गया है, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। साथियों आपको समाज के अंदर क्या, आपका जो समाज है उन समाज में आपको सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करनी है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनना है। तो क्या आपको सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, समाज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्या। साथियों देखिएगा, हाँ आपको अगर पानी के अंदर ही रहना है और पानी के अंदर का ज्ञान नहीं है कि पानी में और क्या क्या होगा, तो भाई पानी में नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे होंगे जो आप पे भी अटैक करेंगे, तो उनसे भी आपको सुरक्षित रहना होगा। यानी कि साथियों आप समाज के अंदर ही परिपक्व बनना चाह रहे हो और समाज का ज्ञान नहीं रखोगे क्या, समाज में परिपक्व बनना है तो समाज का ज्ञान तो होना चाहिए। यानी कि ये कथन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आप क्या राइट करोगे, हाँ क्या है, सही बात है, क्या है, शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। तो यहां से हाँ वाले क्या हो गए, राइट हो गए, डी वाले क्या हो गए, सही हो गए। राइट और सही एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, आपकी राय में, देखिएगा भाई राय देते रहो आज तो, ठीक है, आज तो राय देनी है 50 क्वेश्चन तक, ठीक है भाई। 2008 वालों को पूछ देना, वो बहुत राय देके आए थे एग्जाम के अंदर, तो आपकी, लेकिन जिसने सही राय दी उनका सिलेक्शन हुआ। तो आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या हो सके साथियों, आपको क्या लगता है कि एक अच्छे शिक्षक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, अपने सहकर्मियों में वो लोकप्रिय हो, हाँ उसके जो साथी अध्यापक है वो उसकी प्रशंसा करे, एक प्रभावी अन्वेषक हो, उसके पास प्रभावी अन्वेषक के रूप में प्रकट हो, शिक्षण कार्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, शिक्षण कार्य के प्रति उसकी निष्ठा है, लगन है, वो आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, या अपनी संस्था के प्रति निष्ठा है, हाँ जो उसका विद्यालय है उसके प्रति उसको निष्ठा है, एडमिशन और चाहिए और उसके अंदर क्या बढ़ोतरी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक क्या होगा आपकी दृष्टि के अंदर, जिसने अच्छे से सोचा है, वो तो यहाँ पे सी ही बताएंगे और सी वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। शिक्षण कार्य के प्रति जिसके अंदर प्रतिबद्धता है, अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता है, वो क्या होगा, एक अच्छा शिक्षक होगा इन तीनों की अपेक्षा। तो यहां से क्या आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जिसके अंदर आपसे क्या कहा गया है, स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु अपेक्षित है, ठीक है, अपेक्षित हो जाएगा यहाँ पे साथियों, देखिएगा अपेक्षित है, ठीक है। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंध रखने हैं, आपको क्या करना, स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंध रखने हैं। आपके समाज के अंदर आप क्या हो, सबसे आपकी जान पहचान हो, आप क्या कर सके, उनकी सहायता वायता कर सके, समाज के अंदर आप जागरूकता या चेतना का विकसित कर सकें। तो आपको क्या जरूरी है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना जरूरी है आपका, या फिर दूसरों की प्रशंसा कीजिएगा, या फिर आप पहल कीजिएगा, पहले आप समाज के अंदर जाइएगा तो उनकी सहायता कीजिएगा, उनका क्या कीजिएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा, या फिर जो भी जब भी आपसे सहायता मांगे ना तब आप मदद कर देना, आपके संबंध क्या हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। नहीं भाई जरूर वो क्या, हाँ इंतजार नहीं करना है कि जब मेरे से मदद मांगने आएगा, जब मेरे को बुलाएगा कि आओ स्टेज पे भाषण दो समाज को तब दूंगा, नहीं आप पहल करो, सहायता करो। अगर आपके अंदर वो क्या है, वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जुनून है, वो जोश है, आपके अंदर वो क्या है, वो शक्ति है जिससे आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको क्या स्थायी और सामाजिक संबंध बनाने हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहल करके सहायता करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। तो यहां से सी आंसर क्या हो गया, सी आंसर वाले राइट हो गए। और सी आंसर बताने वाले भाई बहनों से निवेदन है क्या, पहल कीजिए और अपने समाज को एक क्या नई दिशा दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आपके अनुसार बताओ भाई, आपके अनुसार क्या अध्यापक का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताओ भाई। जो अध्यापक होता है वो स्कूल के अंदर क्यों आता है, पापड़ बेलने आता है क्या, आपके अनुसार अध्यापक का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए, पापड़ बेलने आता है भाई क्या, अकादमिक कोर्स पूरा कराने के लिए आता है, वो केवल ज्ञान का विकास करने के लिए आता है, संस्था के अंदर राजनीति करने के लिए आता है, या फिर अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए आता है। अच्छे नागरिकों का निर्माण करना उसका प्रमुख कार्य होता है। बिल्कुल साथियों, क्या होता है, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना उसका क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है। तो यहां से डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, डी आंसर वाले भाई बहन बिल्कुल क्या हो गए साथियों, राइट हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो आपसे क्या कह रहा है, पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी। भाई मेरी नहीं, आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, ठीक है।
आप पुस्तक मेले के अंदर जाते हो तो वहां पे आप पुस्तकें होगी भाई पुस्तक मेले में, तो आप कौन सी पुस्तक खरीदेंगे? आपको अगर 3 प्रकार की, यानी ये चौथा प्रकार है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से आप कौन सी पुस्तक को खरीदना पसंद करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पुस्तक मेले के अंदर आप कौन सी पुस्तक को खरीदेंगे? सामाजिक साहित्य की पुस्तक को खरीदेंगे, बाल मनोविज्ञान की जो पुस्तकें हैं जिससे बच्चों के व्यवहार के बारे में आपको जानकारी मिलती है वो पुस्तकें खरीदेंगे, छोटी छोटी कहानियों वाली पुस्तकें खरीदेंगे, या फिर सभी लेके आ जाएंगे कि भाई हम तो कुछ भी पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी के सभी लेके आ जाएंगे। साथियों, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक को क्या बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहले उसके बच्चों के जो गुण हैं, बच्चों का जो व्यवहार है उससे परिचित होना बहुत ही आवश्यक है। इनकी आप क्या करेंगे, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें खरीदेंगे। आपकी प्रायोरिटी किसको होगी? बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें को होगी। आप सामाजिक साहित्य की पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, लघु कहानियां आपकी खरीद सकते हैं, आप भी इंसान हो, आपका भी पर्सनल लाइफ है, लेकिन शिक्षक होने के नाते जो आपकी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें होगी। तो यहां से क्या, बी वाले भाई बहन राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, जो आपसे क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, आपकी राय में दे दे। जब भाई आज तो आपको राय ही देनी है कि आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है। साथियों, आपसे पूछा गया कि जो नेता होता है ना, एक ग्रुप है, एक समूह का नेता होता है, तो उस समूह के अंदर जो नेता है उस नेता की क्या भूमिका होती है वो आपसे बताना है, आपसे पूछा गया है। नेता एक पथ प्रदर्शक होता है जो अपने समूह का मार्गदर्शन करता है, उनको एक नई दिशा देता है, उनकी भलाई सोचता है। यहाँ पर एक प्रतिनिधि होता है जो सभी को हैंडल करता है। यहाँ पर एक मालिक होता है, वो बाकी वालों को अपनी प्रॉपर्टी मान लेता है और वो उसका मालिक बन जाता है, वो नेता होता है क्या? यहाँ पर एक तानाशाह होता है, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा, क्या वो नेता होता है? एक नेता है, उस नेता के अंदर क्या, समाज के अंदर नेता होता है, एक ग्रुप के अंदर जो नेता होता है उसकी क्या भूमिका होती है नेता के रूप में? साथियों, नेता के रूप में उसकी भूमिका होती है वो क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक होता है। तो यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए? ए आंसर वाले भाई बहन राइट हो गए कि नेता है वो क्या, एक पथ प्रदर्शक के रूप में नेता होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या कहा गया है? विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों बताएंगे, विद्यार्थियों में जो तार्किक योग्यता, सोचने की जो उनकी क्षमता है और उसकी जो सृजनात्मक चिंतन है, विचार करने की क्षमता है, उसका विकास करना है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो क्या करेगा? समूह परिचर्चा कराएगा, ग्रुप के अंदर सभी को छोड़ेगा, उनसे बातें कराएगा आपस में, ताकि वो एक दूसरे से बातें कर सके, बोलना सीखे, उनके विचार प्रकट कर सके। एक सेमिनार आयोजित कराएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराएगा, छात्रों को भाषण देगा, लेक्चर देगा कि आपको तार्किक क्षमता ऐसे विकास करनी है। हाँ, क्या करो, गुड़ लो, 2 पेजे क्या लो, पालक के लो, फिर इनको साथ में मिलाओ और सुबह जल्दी उठ उठ के खाओ, आपकी तार्किक योग्यता क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? समूह परिचर्चा करानी है, बालकों को खुला छोड़िए, आप उनका हैंडल कीजिए, आपके नेतृत्व के अंदर उनके क्या समूह परिचर्चा हो, ताकि क्या हो सके, उनकी तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का क्या हो सके, विकास हो सके। तो यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या होते हैं? ए आंसर वाले भाई बहन बिल्कुल राइट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, एक विषय अध्यापक के रूप में। साथियों देखिएगा, आप क्या है? विषय अध्यापक। जिस भी विषय के आप अध्यापक हैं, आप अपने पाठ से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित बच्चों को क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन प्रश्न पूछने का आपका उद्देश्य क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे हम चेक करना चाहते हैं कि बच्चे कितने पढ़ते, लेकिन वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आप उनके उपलब्धि का क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। आपको इन चारों में से आपका, अगर आप पूछ रहे हो और इन चारों में से आपका कौन सा टारगेट होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप विद्यार्थी में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श करने हेतु प्रश्न पूछ रहे हो, विद्यार्थी से आप शिक्षा के बारे में बातचीत करना चाह रहे हो इसलिए पूछ रहे हो। कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय और एकाग्र, उनका ध्यान बना रहे आपकी और पढ़ाई में ध्यान लगा रहे और उनको लगे कि अब की बार क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर बताना है, इनके एकाग्रता के लिए आप पूछेंगे। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप प्रश्न पूछेंगे, या आपकी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए आप प्रश्न पूछेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या राइट हो जाएगा? यहां से क्वेश्चन नंबर 33 में साथियों राइट हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय और एकाग्र रखना है तो क्या प्रश्न पूछना आवश्यक है, ताकि उनका ध्यान क्या उधर सामने की और जहां भी आप पढ़ा रहे हो आपकी तरफ पढ़ाई के अंदर लगा रहे। तो यहां से बी आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाएंगे? बी आंसर वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, जो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपसे क्या मांग रहा है? राय मांग रहा है। तो बताओ भाई, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। साथियों शिक्षा है, आप जो पढ़ते हैं, आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान ग्रहण करने से क्या विकसित होता है, किसका विकास होता है?
आपकी बौद्धिकता का, आपकी बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिकता विकसित होती है, योग्यता विकसित होती है, परिपक्वता विकसित होती है, या फिर कुछ भी विकसित नहीं होता है। इन तीनों में से कुछ नहीं होता और कोई दूसरा होता है। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में से तो एक भी नहीं है। तो बताएंगे साथियों, आपकी राय केंद्र जो शिक्षा से क्या विकसित होता है, बौद्धिकता किन किन के विकसित होती है भाई, क्या विकसित होगी, बौद्धिकता विकसित होगी। यानी कि यहां से ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो जाते हैं, ए आंसर वाले भाई बहन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपकी राय में शिक्षा से क्या विकसित होगी, बौद्धिकता विकसित होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है, हाँ राय देनी है तो भाई फटाफट से आओ यहाँ पे और क्या दो, राय दो कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है। साथियों, कोई शिक्षण करा रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, वो क्या है, प्रभावी तरीके से पढ़ा रहा है, उसका शिक्षण कैसा है, प्रभावी शिक्षण है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेशन के रूप में आपको वहां पे एहसास होता है। तो ये किसका परिणाम है, इसके पीछे का राज क्या है। विद्यार्थियों से मित्रतापूर्वक, वो आपसे दोस्तीपूर्ण तरीके से पढ़ा रहा है इसलिए आपको समझ में आ रहा है। पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण का, उसको अपने जो विषय पढ़ा रहा है उस विषय पर उसको पूर्ण अधिकार है, महारत हासिल है, उसका उस पर क्या है, अधिकार है, और उसका जो संप्रेषण का तरीका है वो अच्छा है इसलिए आपको समझ में आ रहा है, या फिर उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या फिर उसने क्या ट्रेनिंग ली है इसलिए वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है। साथियों देखिएगा, एक क्या होता है, एक होता है वेल एडुकेटेड, क्या, एक होता है वेल एडुकेटेड और एक होता है वेल ट्रेंड, क्या, वेल ट्रेंड। साथियों देखिएगा, जो सर्कस का शेर होता है वो क्या होता है, वेल ट्रेंड होता है, जैसा वो छड़ी मारेगा वो वैसा काम करेगा, यानी कि वो क्या है, हाँ छड़ी के डर से सर्कस का शेर है वो भी पिंजरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन एक वेल एडुकेटेड होता है जो क्या, खुद सीखेगा, समझेगा, उसका क्या, हाँ वो किसी के कहने पे कुछ नहीं करेगा बल्कि अपने ज्ञान का प्रयोग करके सब कुछ करेगा, यानी कि पाठ्य वस्तु पर उसका अधिकार और संप्रेषण अच्छा है, तभी एक शिक्षक क्या प्रभावी शिक्षण करा सकता है। तो यहां से बी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, बिल्कुल राइट हो गए, बी आंसर वाले क्या राइट हो गए। वेल एडुकेटेड बनना है ना कि वेल ट्रेंड, ठीक है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता बल्कि ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हाँ सही बात है, ज्ञान ट्रेनिंग से प्राप्त किया जाता है लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग पर निर्भर नहीं बल्कि खुद को भी क्या कुछ करना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जहां पे आपसे राय मांगी जा रही है किस बारे में, अब की बार आपसे राय मांगी जा रही है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कि अगर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने को आपसे कहा जाए तो आपकी पहली आवश्यकता की प्राथमिकता क्या है। इनके साथियों, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता क्या है, क्यों सुधार किया जाना जरूरी है, बताएंगे क्या सुधार किया जाना चाहिए या क्यों सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए, शिक्षा में कंप्यूटर का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। जो वर्तमान पाठ्यक्रम है इससे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो क्या हो, बालक पर केंद्रित हो, समाज पर केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, उससे क्या बच्चों का विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। क्या बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जाने की प्राथमिकता रहनी चाहिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तो यहां से क्या राइट हो जाएगा, डी जिसने भी बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। मैं पुनः बता देता हूं, यहां पे मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूं वो 2008 की आंसर की के अकॉर्डिंग है, जो क्या BSTC ने सही माने थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, शिक्षण में संप्रेषण है। साथियों, आप शिक्षण कार्य कराते हो जहां पे जो संप्रेषण होता है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप समझ पा रहे हो, और मैं वापस आपने समझा नहीं समझा उसको समझ पा रहा हूं, आपकी बातों को मैं समझ पा रहा हूं, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, ये कोई यांत्रिक योग्यता है, यंत्र के द्वारा हमने कोई उपलब्धि हासिल कर दी है, कला है, विज्ञान है एक प्रकार का, या फिर एक सिर्फ कला ही है, या फिर ये भाषाई आदान प्रदान है। साथियों देखिएगा, भाषाई आदान प्रदान तो है लेकिन उसके साथ साथ उसका अर्थ भी समझना जरूरी है, तभी हम उसको संप्रेषण कहेंगे, नहीं तो भाई क्या संप्रेषण फेल हो जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, रोको मत जाने दो वाला, रोको मत जाने दो, एक बिंदी यहां पे लगा देंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैया मैरी मैंने ही माखन खायो, कृष्ण कहते हैं यशोदा से, तो ये ऐसे मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो वहां पे क्या संप्रेषण फेल हो रहा था। लेकिन अगर संप्रेषण सिर्फ भाषाई आदान प्रदान नहीं है, ये क्या है, शिक्षण के अंदर जो संप्रेषण है वो क्या है, कला है, एक प्रकार की क्या है, कला है और विज्ञान है। तो यहां से बी आंसर वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। कला है, आप किस प्रकार से उसको प्रकट करते हैं, विज्ञान है, जो आपका मनोविज्ञान है वो क्या है, विज्ञान है। तो यहां से बी वाले भाई बहन क्या हो जाते हैं, राइट हो जाएंगे कि संप्रेषण क्या है, कला और विज्ञान है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं।
साथियों एक पार्टी या ग्रुप है जो क्या करता है, विचार करता है। तो वहां पे क्या होगा, किसी एक के विचार आएंगे, दोनों के आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के विचार आएंगे। क्या है आपका क्या मत है विचार गोष्ठी के बारे में, आप क्या सोचते हैं कि ये कोई द्विपक्षीय है, दो पक्ष होते हैं इसके अंदर, एक पक्षीय होते हैं, एक पक्ष होता है, बहुपक्षीय होते हैं कि भाई इसमें कितने भी बहुत पक्ष होते हैं, दो या दो से अधिक पक्ष हो रहे हैं, या फिर संभवतः हो सकता है बहुपक्षीय हो, आपको पक्का नहीं है। साथियों पक्का कीजिए, पहले तो क्या कीजिए, पक्का कीजिए, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 38वें क्वेश्चन के अंदर क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। विचार गोष्ठी होती है वो क्या होगी, बहुपक्षीय होगी। क्या होगी, बहुपक्षीय होगी। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने क्या सी आंसर बताया है, जिस भी मंजिल के लाडले ने क्या बताया, हाँ मंजिल के लाडले हो अब भाई, ठीक है, मंजिल की ओर बढ़ने वाले हो, या तो मंजिल आपकी लाडली है या मंजिल के आप लाडले हो, ठीक है। तो यहां से क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। विचार गोष्ठी क्या है, बहुपक्षीय है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो आपसे क्या कह रहा है, आप अध्यापक के नाते आपको राय तो भाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या हो, एक शिक्षक हो, तो राय देते रहो कि अध्यापक के नाते आपकी राय में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रभावी साधन है। साथियों आप अध्यापक हो, अध्यापक होते हुए, देखिए अध्यापक है, चीज ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। आप अध्यापक हो और आपको क्या कहा गया, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। तो आप किस साधन का प्रयोग करके आप सामाजिक बुराइयों का दूर करेंगे, हेलीकॉप्टर लाओगे, ट्रैक्टर लाओगे, नहीं भाई वो साधन नहीं है। यहाँ पे आपको माध्यम दिया गया, किस माध्यम के द्वारा आप क्या करेंगे, सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे। शिक्षा के द्वारा आप सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के द्वारा। भाई यहाँ सामाजिक परिवर्तन की तो बात की है कि आपको सामाजिक परिवर्तन करना, तो ये करोगे कैसे, वही तो पूछा जा रहा है। आप कोई कानूनी प्रावधान लगाएंगे, भाई गवर्नमेंट बहुत से लगाती है, ठीक है, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं है आपके पास तरीका जिससे आप शिक्षा के द्वारा सामाजिक बुराइयों का सुधार कर सकते हैं। तो आपके पास तरीका क्यों नहीं है, तरीका है, क्योंकि आप क्या है, एक अध्यापक है। तो आप क्या करेंगे, शिक्षा के द्वारा आप सामाजिक बुराइयों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, सामाजिक सर्वेक्षण, ठीक है। शिक्षा के द्वारा आप क्या करो, शिक्षा के द्वारा आप सामाजिक सर्वेक्षण करो, और सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा क्या करो, सामाजिक बुराइयों को दूर करो। यानी कि मैं एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पचा के पढ़ चुके हैं, ताकि क्या आंसर गलत ना हो। तो अब भी भाई गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ कमी रही है आपके क्या पढ़ने के अंदर। तो साथियों क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और भी ज्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर का, यहाँ पे 100 हो चुका है। सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। साथियों बताओ, सामाजिक चेतना कर, समाज में जागरूकता लानी है, चेतना लानी है, उसके लिए एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, क्या गुण। साथियों समाज के अंदर चेतना लानी है, यानी कि समाज कोई एक व्यक्ति से तो बनता नहीं, समाज तो क्या है, एक प्रकार का जाल है, बहुत से लोग इसमें आएंगे। तो आपको समाज के अंदर चेतना लानी है, तो आपको किस प्रकार का होना चाहिए, संपर्क बनाने वाला, आप सभी से संपर्क बनाते रहे, मिलनसार, आप विद्यालय से संबंधित और विद्यालय से असंबंधित सभी व्यक्तियों से मिलते रहे और उनसे क्या बातचीत करते रहे, उनसे क्या उनको प्रभावित भी करते रहे और उनसे भी आप कुछ सीखे। आप मेहनती है तो आप सामाजिक चेतना ला सकेंगे। आप दिन प्रतिदिन अध्ययनशील है, किताबी कीड़े हैं। देखिएगा अब साथियों अध्ययनशील में भी फर्क होता है। एक तो क्या होता है, एक बच्चा तो वो होता है जो पूरे दिन पढ़ता ही रहता है, समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ किताब के जो इतिहास छपा हुआ है कि अकबर भारत आया, बाबर आया, हाँ अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, तो वही पढ़ता, तो उसको हम किताबी कीड़ा कहेंगे। साथियों शिक्षा क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, किताबों के साथ साथ आपको ये शिक्षा का मतलब मैं आपको कई दिनों से समझा रहा हूं कि क्या सामाजिक ज्ञान, क्या सामाजिक ज्ञान और मनोविज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, सिर्फ अध्ययनशील रहने से कुछ नहीं होता है। क्या अध्ययनशील के साथ साथ हाँ अध्ययनशील रहना जरूरी है, इससे आप क्या अच्छा शिक्षण कार्य करा पाएंगे, आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे सामाजिक चेतना की बात हुई है तो आपको मिलनसार रहना होगा, लोगों से आप मिलते रहिए और जब मिलनसार रहेंगे तो संपर्क तो आपका अपने आप बनता रहेगा। तो संपर्क बनाने वाले जो कह रहे हैं ना, थोड़ा सा और गहरे से सोचिएगा, जब आप लोगों से मिलते रहेंगे तो भाई जिससे मिलोगे उससे संपर्क तो अपने आप बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 3 नंबर किसके मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के 3 नंबर मिलेंगे कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पे आपको आंसर देना है।
यानी एक छात्र सिगरेट पीता है, भाई क्या बात है, छात्र सिगरेट पी रहा है, क्या करोगे, चाटा मारोगे दो जाके? नहीं भाई, अच्छे से पढ़िएगा। एक छात्र सिगरेट पीता है तो आप क्या करेंगे? हाँ भाई इधर ला एक फूंक मैं भी मार लेता हूं? नहीं साथियों, उसकी आप अवहेलना करेंगे या फिर ऐसा करने से होने वाले नुकसान उसे बताएंगे, उसको सजा देंगे या फिर उसके माता पिता को सूचित करेंगे। साथियों अगर कक्षा के अंदर या विद्यालय प्रांगण में छात्र क्या करता है, सिगरेट पीता है, और चाहे वो बाहर भी पी रहा है, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है, ऐसे करने से, सिगरेट पीने से जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो फेफड़े उसके जल रहे हैं, उनको अवगत कराओ कि क्या, हाँ जब खांसी करेगा तो क्या आ जाएंगे, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, उनको बताओ साथियों, वास्तविकता से क्या कराओ, परिचय कराओ। यानी कि क्या करेंगे आप, ऐसा करने से होने वाले नुकसान है वो उसको बताएंगे। तो बी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। साथियों पूरे जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ आपको यहाँ पे आंसर देना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार की एक आपकी परीक्षा है जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये मान लीजिए कि आप बीएसटीसी के एग्जाम में बैठे हैं, वहां पे क्या टिक करेंगे, कैसे एकदम प्रेजेंट माइंड से, मेंटली एंड क्या फिजिकली दोनों प्रकार से आप वहां पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे भी रह के एग्जाम करना है। यही का आप मान लीजिएगा, ये क्या है, आपका एक प्रकार का एग्जाम है। और मानना क्या वास्तव में है, 2008 के बच्चों को पूछ लो कि ये क्या है, हकीकत है, बिल्कुल क्या है, हकीकत है। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या विचार है? विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम के साथ साथ जो उसकी सहायता करने वाली सहगामी क्रियाएं होती, जो एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में आपका क्या विचार है? भाई मैंने कहा था आज तो आपको सिर्फ विचार बताने हैं, राय देनी है आपकी क्या है। तो देखिएगा, विद्यार्थी की एक आवश्यक गतिविधि के भाग के रूप में होनी चाहिए। साथियों जो बाकी जो और भी शिक्षा संबंधित क्रियाएं होती है वो अनिवार्य रूप से विद्यालय के अंदर होनी चाहिए, जिससे बच्चों में क्या हो सके, विकास हो सके। या पाठ्यक्रम में आंशिक रूप से पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए, भाई ठीक है चलेगा। या फिर आपको और क्या कहा है, विद्यार्थियों को शैक्षिक उन्नति को हानि, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों के अंदर पढ़ाई के अंदर क्या होता है, नुकसान होता है, या फिर विद्यालय का वातावरण नष्ट करती है। साथियों खेलकूद प्रतियोगिता क्यों होती है स्कूल के अंदर, ये पाठ्य सहगामी क्रिया है, इससे बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि ये क्या है, ये गतिविधि क्या है, आवश्यक रूप से होनी चाहिए। क्या विद्यालय की एक आवश्यक गतिविधि के रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, खेल खेल में शिक्षा होनी चाहिए। तो यहां से क्या ए आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जहां पे आप क्या बताने वाले हैं आंसर। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। साथियों एक अध्यापक है, उस अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब अध्यापक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अच्छे अध्यापक की बात करें, हम एक आदर्श अध्यापक की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा आदर्श अध्यापक की बात की तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ भाई। देखिएगा अध्यापक को प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। क्या साथियों, अध्यापक है उसको क्या, छात्रों की प्रशंसा करो, छात्रों को प्रेरित करो, ताकि वो क्या हो सके और भी अच्छा कर सके। तो ये कथन क्या है, आवश्यकता अनुसार ऐसा करना चाहिए, या फिर कभी नहीं करना चाहिए, या कभी कभी करना चाहिए, या फिर सतत, जब जब क्या हो, जब क्या हो उनके अंदर, जब उनके अंदर इन चीजों की कमी हो, मोटिवेशन की कमी हो, तब आप करोगे तो वो आवश्यकता अनुसार होगा। लेकिन आपको क्या एक हैबिट के रूप में सतत रूप से उनको करते रहना चाहिए, ताकि क्या हो, उनका जो भी क्या है एवरेज है, रोटेशन है, वो क्या टूटे नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे टूटने तो एवरेज नहीं, ज्यादा मोटिवेट करोगे तो क्या हो जाएंगे। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास है कि आपका क्या बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो होगा कॉन्फिडेंस। लेकिन साथियों एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी बहुत ही ज्यादा विश्वास है कि क्या आप बीएसटीसी 2020 के क्या हो, टॉपर हो। तो साथियों देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत ही क्या है, घातक है। ज्यादा मोटिवेट भी नहीं करना है, ज्यादा यूं क्या आग भी नहीं लगानी है। लेकिन जब जब आपको क्या हो, आवश्यकता हो, जब जब लगे कि अब क्या है, अब बारी आ गई है एक बार क्या चिल्लाकर बच्चों को जगाने की, तब आप क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, प्रशंसा भी करनी चाहिए। इनके ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब किसी को भी पर्सनली नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि क्या है, एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। बाकी साथियों 2020 के अंदर टॉपर की और क्या बात है, ये तो साथियों बस एक आग होनी चाहिए दिल के अंदर कि क्या टॉपर बनना है, दिन रात एक कर देना है, टॉपर भी बन सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं मानना है। 43 के अंदर जिसने भी ए बताया है वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं 44 के अंदर, स्वयं को व्यवसाय के साथ आत्मसमाप्त करने के कार्य व्यर्थ है, ये कथन है। साथियों आप पढ़ा रहे हो, आपने अपना तन मन धन अर्पित कर दिया शिक्षा के कार्य पर, आपके विद्यालय के अंदर आपकी पूरी लगन है, निष्ठा है कि पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। ये कार्य कैसा व्यर्थ है, मूर्खतापूर्ण कार्य है यार। क्या पढ़ाना पढ़ाना, जाओ नींद मारो, 2 कप चाय पियो, बच्चों को कहो आप पढ़ो, मैं क्या करता हूं नींद लेता हूं, ऐसा करना चाहिए। साथियों देखिएगा,
विद्यालय के अंदर आप स्वयं को व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय, उसके अंदर आप आत्मसमाप्त कर रहे हो, तो ये कार्य क्या व्यर्थ है? ये खत्म कैसा है? नहीं साथियों, ये कार्य व्यर्थ नहीं है। इसका आपको बहुत ही अच्छा क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बच्चों को ज्यादा मेहनत कराएंगे, आप ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा वहां से फीडबैक मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये कथन तो क्या है? अत्यंत तो क्या है? पूरी तरीके से क्या है? असत्य है। यह प्रयास क्या है? व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह प्रयास क्या है? सफल है, सार्थक प्रयास है, व्यर्थ नहीं है। तो यहां से डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए? राइट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में साथियों आपसे 5 के अंदर 4 हो गया क्या हमारा? बिल्कुल 4 के अंदर हमने डी कर दिया है। 45 के अंदर चलते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। साथियों, आप एक शिक्षक है और आप विद्यार्थियों को किस वे के अंदर मोटिवेट करेंगे वो बताना है। किस रूप में आप उनको प्रोत्साहित करेंगे? बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, बौद्धिक स्तर उनकी जो बुद्धि है उनको विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, आत्मनिर्भर बनने हेतु, स्वतंत्र चिंतन पैदा करने हेतु क्या कर सके? वो खुद अपना मार्ग ढूंढ सके। ऐसा करने के लिए आप मोटिवेट करेंगे। स्वावलंबी, खुद के आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए आप प्रभावित करेंगे, जैसा कि क्या मोदी जी कर रहे हैं। या फिर आप क्या करेंगे? उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु और पढ़ो भाई, ठीक है। कॉलेज कर लिए तो कोई बात नहीं, क्या बीएससी कर ली तब एमएससी कर लो, ऐसा आप प्रेरित करेंगे। या फिर अविवाहित कि भाई शादी मत करना, ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़ है। ऐसा मत करना, क्या है? ऐसे आप प्रेरित करोगे? नहीं साथियों। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा शिक्षक होगा वो क्या करेगा? 45 नंबर क्वेश्चन में बी आंसर बताएगा कि बच्चों को हम स्वावलंबी बनने हेतु प्रेरित करेंगे, वो स्वतंत्र चिंतन कर सके, अपना मार्ग खुद बना सके, आत्मनिर्भर बन सके। इनकी बी आंसर क्या हो गया? यहाँ पे बी आंसर वाले भाई बहन राइट हो गए। जिनको डी आंसर बता रहे हैं, क्या आपको इलोजी बन के रहना है? क्या जो डी बता रहे हैं, क्या आपको इलोजी बन के रहना है? भाई हाँ, इलोजी कौन थे, क्या थे? कला संस्कृति में अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो भाई कोई बात नहीं, मेहनत करो, सिलेक्शन से काफी दूर हो। अगर नहीं पढ़ा है तो छेड़छाड़ वाले लोक देवता, ठीक है। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है। साथियों देखिएगा, आपके मतानुसार आपकी राय देनी है, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। सीखने हेतु क्या आवश्यक है? आपको कोई चीज सीखनी है तो क्या आवश्यक है? मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी के अंदर भाषा का विकास क्रम और भाषा को सीखने के तरीके। तो सीखना, भाषा सीखो या कुछ भी सीखो, सीखने के लिए एक चीज की सबसे पहली आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है? उसके बारे में आप क्या करेंगे? यहाँ पे बताएंगे। सीखने के लिए आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके पास सीखने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? अध्यापक द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्य समझ है, थोड़ी बहुत सूझबूझ है तो सीख जाएंगे। जिज्ञासा है आपके, उस चीज को प्रति आपके जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप सीख पाएंगे। आपके पास क्या है? अध्ययन की आदत है तो सीख पाएंगे। साथियों, अध्ययन की आदत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर सबसे पहले रुचि नहीं है, जो चीज है, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? उस चीज के बारे में जानने की इच्छा। तो अगर आपके पास इच्छा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले क्या होती है? इच्छा होती है। सफलता का राज क्या है? सबसे पहले आपके अंदर इच्छा होती है कि बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद ये इच्छा किस में बदलनी चाहिए? इरादे में बदलनी चाहिए। अगर एग्जाम तक आपकी सिर्फ इच्छा ही रहती है कि बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, तो भाई यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है, 0.5% चांसेज है सिलेक्शन के। लेकिन फिर आपने इसको इरादे में बदल दिया कि अब तो लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? हाँ, अब तो क्या? हाँ, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में तो आग लगनी चाहिए। क्योंकि हंगामा खड़ा करना क्या है? मकसद नहीं है। यानी कि साथियों, जो भी कहा गया है आपको समझना है, इरादा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिज्ञासा। ट्यूशन के अंदर तो क्या राइट हो गया कि सीखने के लिए जिज्ञासा जरूरी है, लेकिन आपको वास्तव के अंदर 100% रूप से वो काम करना है। आपने इरादा बना लिया तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और इस माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपनी इस इच्छा को, इस सिलेक्शन लेने की इच्छा को क्या इरादे में बदल दो और मेहनत को कर दो। हाँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दो, क्या हो जाएगी? सफलता अवश्य मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, आपकी राय में जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है? बताओ साथियों, जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्ति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस होना है तो क्या आवश्यक है? परिस्थितियों से समायोजन करना, भाग्यवान होना, प्रभावशाली परिवार से जुड़ा होना, अत्यधिक धनी होना। साथियों अब देखिएगा, वैसे आपको कहेंगे गुरुजी आप तो कहते हो यार परिस्थितियों का रोना क्यों रोते हो, परिस्थितियों से लड़ो। समायोजन करना वही तो बात है। लेकिन आप कहोगे ये तो आप सही क्यों कर रहे हो, इसका तो आप मना कर रहे हो। साथियों मना नहीं, आप ऑप्शन चारों पढ़ेंगे, ये शिक्षण अभिरुचि है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और चारों में से जो सबसे ज्यादा राइट हो, जिसके आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, वो टिक करेंगे। तो अगर मान लिया एक बार इसको छोड़ देते, भाग्यवान होने से सफलता मिलती है क्या? ये क्या है? हाँ, हमारे भाई क्या
क्या है, बूढ़ियों के काम है कि क्या है, ये तो किस्मत वाला है। जब एक व्यक्ति को मेडल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, मेडल दिया जाता है, तब उससे क्या कहा गया, अरे यार आप तो क्या रातों रात क्या बन गए, रातों रात आप तो सक्सेसफुल बन गए। लेकिन उसने कहा कि आपकी नजरों के अंदर क्या है, मैं रातों रात सक्सेसफुल बनाऊं, क्योंकि कल मुझे मेडल नहीं दिया गया था, लेकिन आज मुझे मेडल दिया है, तो मैं आपकी नजरों में क्या हूं, सक्सेसफुल हूं। लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानता हूं कि इस मेडल के लिए मैंने कितनी तपस्या की है, कितनी रातें काली की है, कितनी रातें क्या की है, काली की है, कितनी रातें तारे गिन गिन के क्या अंगुलियां चला दी। हाँ, आसमान के तारे गिन के क्या चल गई साथियों, अंगुलियां जल गई। यानी कि मेहनत की है बहुत ही ज्यादा, तभी मेडल मिला है। तो भाग्यशाली कुछ नहीं, आप क्या है, प्रभावशाली परिवार से जुड़े हुए तो कोई जरूरी नहीं है, आपके पास पैसा आदि के कोई जरूरी नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता है। तो यहां पे अभी तीन भाई देखिए, हम चारों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा हो रहा है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सफलता हेतु क्या है, आवश्यक है। यानी कि ए अब इन चारों में से सबसे ज्यादा सही हो रहा है, और हमें यहां पे सबसे ज्यादा सही वाला करना है, क्योंकि हमें कितने नंबर लेना है, 3 नंबर। तो 47 के अंदर ए आंसर जिसने भी बताया वो क्या हो गए, राइट हो गए। अब चलते हैं 48। 3 क्वेश्चन रहे हमारे, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या रखेंगे, धैर्य रखेंगे और फिर अपना स्कोर शेयर करेंगे, ठीक है। आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है। एक हमारा टॉपिक था सजगता, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। सजगता, जागरूकता, उसका क्या महत्व है, सजगता कहां पे चाहिए आपको, शिक्षण और संस्था में आपको सजगता चाहिए, समग्र आपके पूरे जीवन के अंदर आपको सजग रहना चाहिए, परिवार के अंदर सजगता चाहिए, नहीं फिर कोई आवश्यकता नहीं है सजगता की। कौन कहता है सजग रहना चाहिए, मैं तो ऐसे ही चलता हूं, ठीक है, रात को 12 बजे 2 बजे भी। साथियों आप जागरूक नहीं है, समाज में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, आपके विद्यालय में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, जागरूकता नहीं है। क्या ये जागरूकता सिर्फ आपके परिवार में ही होनी चाहिए कि परिवार में क्या हो रहा है, या फिर शिक्षण संस्था में ही होनी चाहिए कि विद्यालय में क्या हो रहा है वही पता हो? नहीं साथियों, आपके संपूर्ण जीवन के अंदर जहां जहां भी जो भी घटनाएं हो रही है उन सबका आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और आपको क्या, आपको एक जागरूक इंसान बनना है पूरे समाज के अंदर, यानी कि समग्र जीवन के अंदर क्या जागरूकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 49 की और, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दे दो एक बार और राय, क्या आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है? साथियों आपके राय के अनुसार क्या है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उस आधुनिक शिक्षा को क्या माना जाता है वो बताना है। व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन है, चेतना उत्पन्न करने का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। साथियों शिक्षा को अभी क्या माना जाता है, आवाज सही से आ रही है, शिक्षा को अभी साथियों क्या माना जा रहा है, शिक्षा को अभी व्यक्तित्व निर्माण का साधन माना जाता है। तो शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। यहां से डी आंसर वाले भाई बहन क्या हो गए, राइट हो गए। और अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण व श्रद्धा है, ये कितने? साथियों व्यावसायिक प्रतिबद्धता है, आप शिक्षक हो, आप विद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हो, पूरी लगन और निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हो, तो ये आप उस व्यवसाय के अंदर क्या आपकी प्रतिबद्धता बन पाएगी। ये कथन कैसा है, आपका वहां पे समर्पण है, श्रद्धा है, तो ये कैसा कथन है? आंशिक असत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या सत्य है? साथियों क्या है, सत्य है। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार क्या है, समर्पण और श्रद्धा है, निष्ठा और लगन है, क्या है? यहां से डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ईमानदारी है। तो यहां से डी आंसर क्या हो गया, राइट हो गया सबसे। तो अब आप क्या करेंगे, फटाफट से अपने स्कोर शेयर करेंगे कि आपके यहाँ पे कितने प्रश्न क्या हुए, राइट हुए, कितने प्रश्न आपके राइट हुए। फटाफट से साथियों स्कोर शेयर करेंगे। एक बार मैं सभी के स्कोर देख लेता हूं यहां से, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, और अगली क्लास के अंदर और कई साल का मॉडल पेपर लेके मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त रहेगी, क्योंकि यहाँ टर्म एंड कंडीशन लागू है, अप्लाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले वर्षों के पेपर मिलने वाले हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो कल मैं जरूर आपसे फिर क्या वाकिफ होऊंगा, क्या अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ